तो ये आपके यहाँ भी होगा जब आप अपने अधिकारों के लिए लड़ोगे। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन इस संविधान को कुचलने का प्रयास है। ये राजतंत्र जैसा, जैसे राजा ने आदेश दिया और सेना ने किसी की हत्या कर दी। आप इसमें कब तक चुप्पी थाम के रखेंगे? अगर अमित को कुछ होता है या अमित का अच्छा इलाज नहीं होता, अभी मैंने एफआईआर भी पढ़ी, 307 नहीं लगी एफआईआर में, क्योंकि अमित को गोली लगी हुई है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सियासत में एक्टिव हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए तो है ही, लेकिन दूसरी ही तरफ तमाम सामाजिक मुद्दों को लेकर भी एक्टिवनेस दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसमें सवाल यहाँ पर यही बन रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को क्या वह अपने साथ ला पाएंगे? क्या कोशिशें यहाँ पर उनकी कामयाब हो जाएंगी? जिस तरीके से बार बार वह मायावती की तारीफ करते हुए देखे जा रहे हैं। और इसी बीच यहाँ पर अब चंद्रशेखर आजाद की जो पत्नी है वंदना कुमारी भी कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती दे रही है योगी सरकार को। तो आज हम वंदना कुमारी को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे सहयोगी अमन जी। अमन जी, जैसा कि आप जानते हैं कि दलित समुदाय जो उत्तर प्रदेश में 20 से 22% है, जिसे मायावती ने बखूबी संभाला, लेकिन आज चंद्रशेखर आजाद भी उस वोट बैंक को संभाल रहे हैं। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए साथ चाहता था इंडिया गठबंधन की मायावती आ जाए। चंद्रशेखर आजाद बीते लंबे वक्त से कोशिश कर रहे हैं, मायावती की तारीफ करते हैं कि वह मां के समान है, उनका आशीर्वाद हमेशा ही उनके साथ बना रहेगा। लेकिन मायावती जो चंद्रशेखर आजाद मोर्चा खोले हुए हैं दलित समुदाय को न्याय दिलाने के लिए, और ऐसे में मायावती का मौन रहना एक बड़ा यहाँ पर सवाल खड़े कर देता है। सवाल यहाँ पर रहेगा जो हाल ही में बीते मंगलवार की देर शाम हमने देखा कि डॉक्टर अंबेडकर पार्क में यहाँ पर बोर्ड लगाने को लेकर बवाल मच गया और देखा गया कि 10वीं का एक छात्र गोली लगने के कारण इस दुनिया को अलविदा कहकर चला गया। फायरिंग हुई, यहाँ पर भिड़ंत हुई, यहाँ पर दो पक्षों में देखा गया कि दलित समुदाय के एक छात्र इस दुनिया को छोड़कर चला गया, जिसके लेकर चंद्रशेखर आजाद ने मोर्चा खोल दिया। और उसी मोर्चे पर वंदना कुमारी नजरें बनाई हुई सोशल मीडिया पर एक्टिव है, लगातार दर्शकों को हम जानकारी दे ही रहे हैं। क्या वंदना कुमारी यहाँ पर मायावती से संपर्क साधने की कोशिश कर सकती हैं जितना आजाद कर रहे हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, आजाद का जिक्र आप कर रहे हो, मुझे ये बात कहने में कोई हर्ज नहीं है कि आजाद ने एक तरीके से मायावती को ओवरटेक कर लिया। अगर यूपी में अगर फिलहाल की बात करें, क्योंकि उन सब मुद्दों पर जहां पर मायावती को बोलना चाहिए, जाना चाहिए, उनकी जगह आजाद ये काम निभाते हुए नजर आते हैं। क्योंकि कोई भी आप मुद्दा देख लीजिए, चाहे हाथरस देख लीजिए, चाहे आप जो है अभी हाल की घटना जो रामपुर में हुई उसको देख लीजिए, कि आजाद तमाम उनकी जो टीम है वो हमेशा उनके लिए एक्टिव रहते हैं। और जब भी कोई ऐसा मौका आता है या कोई ऐसा कोई बड़ा मामला सामने आता है, वो हमेशा वहां पर नजर आते हैं। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक जो आजाद हैं वो एक बड़ा नाम बनकर उभरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, बड़े हीरो के तौर पर कहीं ना कहीं नजर आते हैं। और लगातार भीम आर्मी जो उनकी है वो अपने आप को मजबूत करती हुई दिखाई पड़ रही है उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो ऐसे में आजाद भी यही कोशिश कर रहे हैं कि उनकी भी जो ताकत है उसमें बढ़ोतरी होती हुई नजर आए। क्योंकि अब तक वो पश्चिम यूपी में अपने आप को मजबूत कर रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो आगे पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि आपने देखा कि गोरखपुर से वो चुनाव लड़ते हैं योगी, सीएम योगी के खिलाफ, तो ये बताता है कि वो पूर्वांचल में भी अपनी पैठ बनाना चाहते हैं। रामपुर में घटना होती है, वहां भी तुरंत पहुंच जाते हैं, तमाम अड़चने आती हैं। वैसे में क्या जो उनकी पत्नी है वंदना कुमारी का जिक्र आपने किया कि क्या वो भी आने वाले दिनों में एक्टिव हो सकती हैं? क्या मायावती और आजाद के बीच में वो जो कह सकते हैं दूरियां हैं, क्या उसको खत्म करने का जरिया हो सकती है? क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि एक समय जब अखिलेश यादव के साथ में मायावती का गठबंधन हुआ था, उस समय मायावती के पैर छूती हुई नजर आई थी डिंपल यादव। तो ये एक बड़ी जो है अच्छी तस्वीर मानी गई उस समय की। और ऐसे में क्या वंदना कुमारी कुछ ऐसा करके मायावती को करीब अपने ला सकती हैं? और पार्टी को लेकर जो लगातार चल रहा है कि तालमेल बनाने की बात चल रही है, क्या बसपा और जो आज़ाद की पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, उसके बीच में क्या अब कोई तालमेल हो सकता है? और उसकी सबसे मजबूत कड़ी क्या वंदना कुमारी हो सकती है? तो कई तरह की ऐसी जो है कह सकते हैं कि अभी कयासबाजियां हैं, कई तरह के ऐसे अटकलें हैं कि क्या वंदना एक मजबूत कड़ी हो सकती है। तो मुझे भी लगता है कि आने वाले दिनों में ज़रूर मायावती को सोचना पड़ेगा, क्योंकि उनकी पार्टी लगातार न सिर्फ टूट रही है बल्कि लगातार कमज़ोर हो रही है। तो ऐसे में अगर उनको आज़ाद का सपोर्ट साथ मिलता है
तो एक बार फिर बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूत हो सकती है। वाकई में उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूत होती हुई नजर आ सकती है बहुजन समाज पार्टी। और ऐसे में सवाल यहां पर इस वजह से उठ रहे हैं वंदना को लेकर, क्योंकि वंदना सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। आपको जानकारी दे दें कि सीए न्यूज नेटवर्क की वह डायरेक्टर हैं, जो चंद्रशेखर आजाद की कंपनी है और इसी कंपनी की वह डायरेक्टर हैं। राजनीति में उन्होंने अब तक कोई कदम नहीं रखा, लेकिन ये राजनीति है और जाहिर है कि तमाम फायदों के लिए वह राजनीति में कहीं ना कहीं अपनी पत्नी को भी उतार सकते हैं। फिलहाल देखा जाए चंद्रशेखर आजाद का पूरा ही परिवार राजनीति से दूर है, लेकिन यहां पर सोशल मीडिया के जरिए वह मोर्चा जरूर खोली हुई है। आपको जानकारी दे दें कि बीते कुछ घंटों पहले भी एक पोस्ट सामने आया जिसमें लिखा है कि रामपुर पुलिसिया गोलीकांड में सोमेश की मृत्यु उपरांत पुलिस द्वारा जबरदस्ती शवदाह के बाद 36 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस की ही गोली से घायल अमित के शरीर से गोली ना निकलना सरकारी असंवेदनशीलता और क्रूरता को दर्शाता है और किसी अप्रिय घटना के इंतजार का संदेह उत्पन्न करता है। वह कहती हैं कि धारा 302 के आरोपियों का खुलेआम रामपुर में घूमना और अभी तक किसी आरोपी को गिरफ्तारी ना होना पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर देता है। अतः हम योगी आदित्यनाथ जी से इस पूरे मामले की सीबीआई की जांच की मांग करते हैं। चंद्रशेखर आजाद के द्वारा भी ये मुहिम छेड़ दी गई है। #सीबीआई जांच रामपुर पुलिस गोलीकांड दिया गया है और इसी तरीके से चंद्रशेखर आजाद के साथ मांग कर रही है वंदना। तो यहाँ पर जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं जी अमन जी, जो मांग कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, तो ऐसे में क्या इन मांगों को पूरा किया जाएगा? सबसे पहले दर्शकों को यहाँ पर वो बयान भी सुना देते हैं। चंद्रशेखर आजाद बीते शाम लाइव भी आए और लाइव आकर भी उन्होंने मांग की है, सुनिए जरा। संभल में 3 घंटे ज्यादा डिटेन रखा गया। मैं लड़ता रहा कि मुझे जाना है। फिर जब मैं वहां पहुंचा, मैंने परिवार से बात की, तब उन्होंने मुझे सारी बात बताई। आपको जान के बड़ा अचरज होगा कि नालायक कर्मचारी अधिकारियों का दिल तब भी नहीं पसीजा उस एफआईआर में। उनकी जो मांगे हैं वो तो सीधे सच्चे लोग हैं, उन्होंने किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज कराया अभी तक। उन मांगों को इस तरह से लिखा गया है, किसी एफआईआर में आपको पीड़ित परिवार के लिए जो मांगे समाज रखता है कि भाई इनको मुआवजा दिया जाए, इनके लिए ये किया जाए, इनको नौकरी दी जाए, ये पार्क बने, दोषी अधिकार, उसको एफआईआर में लिखा जाता है। एफआईआर की मजाक बनाने के, एफआईआर को कमजोर करने के लिए। अभी तक मुझे बिल्कुल अभी की जानकारी नहीं है कि क्या उस बच्चे की टांग से गोली निकली है निकली, लेकिन अब कई बातें मेरे सामने ये है, आखिर किसके इशारे पे एसडीएम साहब ने गोली चलाने के आदेश दिए? आखिर वो क्या था? कोई धन का लालच था, किसी पद का लालच था, किसी नेता ने उनको फोन करके करने कहा? इसलिए मैंने न्यायिक जांच की मांग की और आज मैंने सीबीआई जांच की मांग की, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी जज की निगरानी में। क्योंकि जो लोग आज ये कह रहे हैं कि वहां जबरदस्ती वो कर दिया, जमीन पे वो कर दिया, सच सामने आना चाहिए। वो तब आएगा कि किसकी गलती और किसके इशारे पे ये हुआ। किन नेताओं के फोन उस अधिकारी को गए, वहां के एसएसपी को गए, वहां के एसपी को गए, सीओ को गए, थानेदार को गए, उन चौकियों के लोगों को गए। आखिर कॉल डिटेल पता लगनी चाहिए, किन से वो बात कर रहे थे जिनके आदेश पे उन्होंने तत्काल गोली चलाने का आदेश दे दिया। ये घोर लापरवाही। और क्यों जब दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, आदिवासियों की बात होती है, सिखों की बात होती है, बौद्धिस्टों, ईसाइयों की बात होती है, कब तब पुलिस की बंदूक में इतना जोर कहां से आ जाता है कि वो सीधी सर में गोली मारते हैं? ये सवाल, और इन सब के सवालों के जवाब तब मिलेंगे जब इस घटना की सीबीआई जांच होगी, फेयर जांच। आप महसूस कीजिए, मैंने जो मांगे उठाई हैं वहां परिवार की मांग नहीं, हमारी सबकी मांगे हैं कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो ये आपके यहां भी होगा जब आप अपने अधिकारों के लिए लड़ोगे। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन ये संविधान को कुचलने का प्रयास है। ये राजतंत्र जैसे राजा ने आदेश दिया और सेना ने किसी की हत्या कर दी। आप इसमें कब तक चुप्पी थाम के रखेंगे? अगर अमित को कुछ होता है या अमित का अच्छा इलाज नहीं होता, अभी मैंने एफआईआर भी पढ़ी, 307 नहीं लगी एफआईआर में क्योंकि अमित को गोली लगी हुई है, 307 धारा नहीं लगी है। तो अगर अमित को कुछ होता है, उन महिलाओं की मैंने देखे, उन बहनों के अंगूठे टूट गए हैं, पैर की हड्डी में चोट लगी है, मैंने उनसे भी कहा कि आप लोग भी अपना मेडिकल करा के एफआईआर कराओ। पुलिस को कोई अधिकार नहीं है, जेंट्स पुलिस को महिलाओं को पीटने का कोई अधिकार नहीं।
महिला पुलिस अगर महिलाओं को रोकने का काम करती समझ आता, लेकिन अगर पुरुष पुलिस महिलाओं को पीटने का काम करती है, उनको जातिगत गालियां देती, तो आप समझना चाहिए कितना प्रेशर होगा पुलिस के ऊपर, कितना जो है उनको कहा गया होगा सब करने के लिए। और ये एक साजिश भी हो सकती है पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों को लड़वाने की। जैसा मैंने कहा, दो पक्षों में कोई विवाद नहीं था जो मीडिया ने चला है, कोई विवाद नहीं था। विवाद था वो भूमि पे काबिज थे और पुलिस उनको हटाना चाहती थी, वो बुलडोजर ले आई। लेकिन बाबा साहब का बोर्ड हटने देने के लिए, बाबा साहब के अपमान को अपने आंखों से देखने के लिए हमारी बहनें महिलाएं तैयार नहीं थी। आप समझिए, एक बाबा साहब के बोर्ड के लिए वो महिलाएं जो बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, उनके दिल में बाबा साहब की जगह, अगर बाबा साहब के संविधान से छेड़खानी करने का भारतीय जनता पार्टी प्रयास करेगी तो इस देश में क्या होगा। ये अम्बेडकरवादियों की ताकत है। ये बाबा साहब ने जो हमारे लिए किया, और उनके बाद के जो महापुरुष थे माननीय काशीराम साहब और जो उनके और साथी थे, उन्होंने ये आंदोलन के जरिए हमारे दिलों में भर दिया कि बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान और संविधान के सम्मान के लिए हम कुछ भी करें। सुना आपने किस तरीके से यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद मांग करते हुए नजर आए। तो अमन जी, यही सवाल उठते हैं, योगी सरकार के नेतृत्व में क्या वाकई में दलितों की सिर्फ हत्या हो रही है, जिस तरीके से वह अपनी बात कह रहे हैं आजाद? देखिए, जाहिर सी बात है और यहाँ पर भूमिका बड़ी हो जाती है, क्योंकि सीएम योगी लगातार ये बात कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो सुशासन है वो काबिल तारीफ है। अब यहाँ पर रात के 12 बजे लड़कियां जा सकती हैं और तमाम तरह की बातें वो करते हुए नजर आते हैं कि अगर इस चौराहे पे कोई अपराध होता है तो अगले चौराहे पे उसको पकड़ लिया जाता है। लेकिन जब ऐसे मामले सामने आते हैं, अभी कानपुर का सुबह का मामला है, कल का मामला है कि वहां पर 2 बच्चियां जो है आत्महत्या कर लेती हैं, क्योंकि लगातार उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, लगातार उनको परेशान किया जा रहा था, ब्लैकमेलिंग की जा रही थी। तो जब ऐसे मामले सामने आते हैं, प्रांतीय तो रूह कांप जाती है कि आखिर उत्तर प्रदेश के अंदर जो दावे किए जाते हैं, क्या दावे खोखले हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो क्राइम रेट है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और कई रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक कहा गया है कि पूरे देश में नंबर 1 पे कहीं ना कहीं अपराध के मामले में अभी भी यूपी बना हुआ है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है, वंदना ने जो बात कही, आजाद की पत्नी ने, वो बात भी कोई गैर वाजिब नहीं है, गैर जरूरी नहीं, कि उन्होंने कहा कि जिस तरह से दलितों के बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, खुद आजाद भी यही बात कह रहे हैं कि जिस तरह से उनके ऊपर हमले हो रहे हैं वो ये बताता है, और कह सकते हैं कि प्रशासन की लापरवाही, खामोश रहना और कहीं ना कहीं दबाया जाना पूरे मामलों को ये बताता है कि अब क्या दलितों के साथ में ये अत्याचार यूं ही चलता रहेगा या फिर इसमें कोई बदलाव भी आने वाला है। मैं मायावती को जरूर इसमें शामिल करना चाहूंगा, क्योंकि मायावती ऐसे मुद्दों पर जहां पर उनको बोलना चाहिए, इस मामलों में बोलना चाहिए, अपनी राय रखनी चाहिए, लेकिन वो नजर नहीं आती। उनके भतीजे जो आने वाले दिनों में बागडोर संभालने वाले हैं, आकाश आनंद प्रांशी जी, उनको तो कम से कम जमीन पर उतरना चाहिए। मेरे ख्याल से कि अगर वो जमीन पर उतरेंगे तो शायद बीजेपी के लिए माहौल बनेगा, लेकिन वो भी एसी के रूम में बैठकर मेरे ख्याल से राजनीति नहीं होती। और आजाद ने ये साबित करने का प्रयास किया है कि उनको भले ही एक पहचान मिल गई हो, लोकप्रियता मिल गई हो, लेकिन वो जमीन पर जाकर जो उनके समुदाय के लोग हैं, विशेषकर उनके लिए तो वो खड़े होंगे। साथ में वो ये बात भी कहते हैं कि सिर्फ दलित समुदाय नहीं, बल्कि मैं उस हर समुदाय को अपने साथ जोड़ना चाहूंगा जो उपेक्षित है और जिसके ऊपर लगातार कह सकते हैं बहुत सारे जो समय से लगातार उनको दबाया जाता रहा है, लगातार उनके खिलाफ जो है प्रताड़ना होती रही है। तो ये आजाद हैं जो लगातार अपनी चीजों को सामने रखते हैं, लेकिन वही मायावती हैं जो इन सब मुद्दों पर खामोश रहती हैं। होना तो ये चाहिए था कि आजाद के सुर में सुर मिलाकर वो भी योगी सरकार से सवाल पूछती कि आखिर आप कर क्या रहे हैं। आप तो कहते हैं कि भाई इस देश को हमें कह सकते हैं जो हिंदुओं को कह सकते हैं कि वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए आप कहते हैं राम राज बनाएंगे हम लोग यहाँ पर, लेकिन उसी प्रदेश में आखिर ये ऐसे हत्याएं कैसे हो जा रही है। तो सवाल अगर आप पूछेंगे तो जाहिर बात है कि सरकार पर दबाव जरूर पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर खामोश रहकर, चुप रहकर मेरे ख्याल से वो इन सब चीजों को ये बताने का प्रयास कर रही है, जो कि लगातार आरोप भी लगते रहे मायावती के ऊपर कि जिस तरह से वो बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही हैं, तो इसीलिए क्या वो चुप हैं। और लगातार यही वजह है कि उनके जो तमाम सांसद हैं, तमाम लोग हैं, वो पार्टियां छोड़ रहे हैं। कोई बीजेपी में जा रहा है, कोई कांग्रेस पार्टी में जा रहा है, तो कोई सपा में शामिल हो रहा है, तो कोई आरएलडी में भी जा रहा है। तो ऐसे में मायावती को समझना पड़ेगा कि अपनी पार्टी को बचाने के लिए उनको जमीन पर उतरना पड़ेगा, ताकतवर एक बार फिर बनना पड़ेगा। वहीं आजाद जो भूमिका निभा रहे हैं और साथ में उनकी पत्नी ने जो ट्वीट किया है, समझ में आता है किस तरह से वो दलितों के दर्द को ना सिर्फ जी रहे हैं, बल्कि दलितों के अंदर अपनी जो मजबूत पैठ है वो भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
वाकई में ये जिस तरह से यहाँ पर अमन जी ने सवाल खड़े कर दिए तो मायावती को इसमें जरूर आगे आना चाहिए था, क्योंकि दलित वोट बैंक को वह लंबे वक्त से साध रही हैं जो राजनीति चंद्रशेखर आजाद मायावती से सीखे हैं। जिस तरीके से उन्होंने सीख यहाँ पर उनसे ली है, उन्हें अपना गुरु बताते हैं, उन्हें अपनी मां के समान बताते हैं, तो क्या यहाँ पर मायावती अब फैसला लेती हुई नजर आएंगी? डिंपल यादव की आपने बात कही, तो ऐसे में यहाँ पर डिंपल यादव को वह बहू मानती हुई नजर आई। अखिलेश यादव जो उनके भतीजे कहे जाते हैं, लेकिन बुआ भतीजे की जोड़ी लंबे वक्त से टूटी हुई है। लेकिन क्या चंद्रशेखर आजाद ही एक बड़ी वजह बन सकते हैं? लेकिन चंद्रशेखर आजाद नहीं तो क्या यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जो उन्हें अपनी मां कहते हैं, तो क्या मां होने के नाते एक तरीके से देखा जाए बहू का रिश्ता तो यहाँ पर आजाद की पत्नी से भी बन जाता है। तो ऐसे में वंदना कुमारी क्या एक बड़ी रणनीति बनाते हुए एक मोर्चा वह खोलती हुई बैठी हुई है सोशल मीडिया के माध्यम से? क्या वह इसमें कामयाब हो पाएंगी? योगी सरकार से 6 बड़ी मांगे आजाद ने रखी तो उनकी पत्नी भी रखती हुई नजर आई है सोशल मीडिया के माध्यम से। देखना होगा कि आने वाले वक्त में चंद्रशेखर आजाद और उनकी पत्नी आखिरकार अपनी मांगों को किस तरीके से पूरा करवा पाते हैं, क्योंकि सीबीआई जांच की मांग की जा रही है इस मामले में। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।